राजकोषीय नीति आर्थिक अर्थशास्त्र के अंतर्गत नया टॉपिक है। फिजिकल पॉलिसी कहते हैं इसको इंग्लिश में। ये इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसमें बजट से रिलेटेड टर्मोलॉजीज यूज़ होते हैं और हम लोग का बजट और ये दोनों समान तरीके से चलता है। इसके टर्मोलॉजी अच्छे से समझ लेंगे तो फिर बजट की जो भी उसमें गणनाएं होती हैं वो सब आपको समझ में आ सकेगी। वित्तीय नीति का वास्तविक अर्थ, महत्व तथा प्रभाव महामंदी तथा द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सामने आया है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद महामंदी हुआ था। महत्व वित्तीय नीति का महत्व हमको पता चला, अर्थ पता चला कि फाइनेंशियली हमको स्टेबल होना क्यों ज़रूरी है। एक परिवार में अगर आर्थिक तरीके से स्थिति खराब होती है तो हमको समझ आता है कि उस चीज़ को बैलेंस करके रखना, सेविंग करके रखना कितना ज़रूरी होता है। वैसा ही द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो सभी कंट्रीज़ का जो हालत हुए थे तो उसको सही तरीके से एक बजट में रखकर चलना कितना ज़रूरी होता है। वित्तीय नीति सरकार की वह नीति है जिसका संबंध सरकारी क्रय के स्तर, स्थानांतरण के स्तर, कर संरचना से है। वित्तीय नीति की सबसे बेहतर परिभाषा विशेषज्ञों ने यही माना है। क्या माना है? वित्तीय नीति सरकार की एक ऐसी नीति है जहाँ पे सरकारी क्रय के स्तर, स्थानांतरण के स्तर और कर संरचना होनी चाहिए। मीन्स जैसे आपको 1,00,000 रुपए सैलरी मिल रहा है, 1,00,000 रुपए सैलरी मिल रहा है, गवर्नमेंट जॉब में हो, बहुत अच्छे सेकंड क्लास की गवर्नमेंट जॉब में हो, तो आपका वहाँ पे खर्चा कैसे रहेगा? एक्सपेंडिचर होगा, सेविंग होगा और सैलरी होगा। तो एक्सपेंडिचर के आप अलग अलग बनाओगे। आपका घर का खर्चा, रेंटल खर्चा, बच्चों के स्कूल का खर्चा और घर में सामान लाने का खर्चा, ये सब। और उसी के साथ साथ अगर आप कुछ एडवेंचर करना चाहते हो तो ट्रैवलिंग के लिए अलग से उसका एक बजट बना के रखोगे। स्थानांतरण के स्तर पर ऐसा बोल सकते हैं। ट्रैवलिंग करना पसंद है, आपको म्यूज़िक सुनना पसंद है, कहीं पे ड्रामा देखना पसंद है, या आप लाइब्रेरी जाना पसंद करते हैं तो उसका अलग खर्चा, जिम जाना पसंद करते हैं, रेस्टोरेंट जाना पसंद करते हैं, उसका अलग खर्चा का सेविंग रखेंगे। उसी के साथ ही कर संरचना यानी कि अगर आप बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, घर बनवा रहे हैं या फिर एक प्लॉट लिए हैं या आपका घर क्या बोलते हैं, एक फार्म हाउस है या आपके पास बहुत सारे खेत वेत हैं तो उसमें अलग आप खर्चे निकाल के अलग से देंगे। इसके उपरांत समष्टि अर्थव्यवस्था में राजकोषीय नीति के प्रभाव को बेहतर तरीके से विश्लेषण किया गया है। समष्टि अर्थव्यवस्था माइक्रो इकोनॉमिक कहते हैं, उसमें बहुत अच्छे से इसका विश्लेषण किया जाता है। नीति का अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव होता है। इस नीति की परिभाषा में नीति के रूप में भी दी जा सकती है। सरकारी खर्च और कर को संचालित किया जाता है। आर्थिक गतिविधियां, सकल घरेलू उत्पाद को दर्शाया जाता है। J.M. केन्स पहले अर्थशास्त्री थे जिसने राजकोषीय नीति और आर्थिक निष्पादन को जोड़ने वाले सिद्धांत का विकास किया था। देखो बजट में क्या है, बजट में हम लोग क्या क्या चीज़ें रखते हैं। एजुकेशन पर खर्च, एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर्स हो गए, कृषि से रिलेटेड, इंडस्ट्रीज से रिलेटेड, MSME हो गया, इनका अलग अलग प्रावधान होता है, इन पर खर्च होते हैं। विदेश नीति से रिलेटेड, विदेश से हमारा टाई अप कैसे रहेगा, ये सब चीज़ें इम्पोर्टेंट रहती है। तो वो सब का सरकारी खर्च हमको एक बजट बनाकर चलना पड़ता है। इसलिए क्या होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का एक पर्टिकुलर टाइम पे हर साल बजट अनाउंस कर देते हैं। फिर उसके साथ साथ स्टेट गवर्नमेंट का भी एक पर्टिकुलर टाइमिंग में बजट अनाउंस होता है। सही डेट क्या है? फरवरी और अप्रैल, 1 अप्रैल को बजट का मेन बोलते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में। उस दिन बजट अनाउंस होता है, उसमें हर लिखा चौका सब वित्त मंत्री के द्वारा बतलाया जाता है। राजकोषीय नीति को एक अन्य तरीके से भी परिभाषित किया जाता है। सरकारी व्यय, करों के किए जाने वाला यह बदलाव है। लक्ष्य समष्टि आर्थिक उद्देश्यों को प्राप्त करना है। विकास,
रोजगार, निवेश, ये सब फील्ड में बजट का एक व्यय होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि राजकोषीय नीति कर और सरकारी व्यय के उपयोग को दर्शाता है। ये एक प्रकार से एक्सपेंडिचर है, ये कह सकते हैं। कर तथा सरकारी व्यय संपूर्ण अर्थव्यवस्था को किस तरह प्रभावित करती है, इसकी चर्चा देंगे। कर तथा अर्थव्यवस्था में और उसके प्रभाव क्या क्या होंगे। कर का लोगों की आय, उसकी क्रय शक्ति, उपभोग और परिणाम उसके जीवन स्तर पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। यानी अगर आप लोन लेते हो तो फिर उससे आय में, क्रय शक्ति में, उपभोग में, सब में प्रभाव पड़ता है। कर का व्यक्तियों, परिवारों, कंपनियों की बचत पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है, जिससे अर्थव्यवस्था में निवेश प्रभावित होता है। निवेश से सकल घरेलू उत्पाद प्रभावित होता है, जिसका असर प्रति व्यक्ति आय पर पड़ता है। कर से जैसे कि आपके पास एक दुकान है, दुकान के लिए आपने लोन लिया है, उठाया है, तो आपको पता है कि उसको लोन को ईएमआई पटाना और दुनिया भर का ये सब चीज़, लोग इस चीज़ को रिस्की मानते हैं। तो वैसे ही यहाँ पर भी है, सरकार भी अगर आईएमएफ से लोन ले रहा है तो वो भी एक प्रकार से रिस्की ही समझेंगे। निवेश से सकल घरेलू उत्पाद को प्रभावित करता है और इससे प्रति व्यक्ति आय पर भी असर पड़ता है अगर गवर्नमेंट कर लेता है। जैसे आप एग्जांपल ले सकते हो, हम्बनटोटा श्रीलंका में है और ये एक पोर्ट है, ठीक है, और इसको चाइना ने खरीद लिया है। खरीदा कम, उठा लिया है, हड़प लिया है, ऐसा बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे कि आपका बैंक से लोन लिए रहते हो तो बैंक का लोन आप पटा नहीं पाते हो तो बैंक आपका क्या बोलते हैं, एसेट्स, परिसंपत्ति जब्त कर लेते हैं। वैसे ही चाइना ने इनका पोर्ट जब्त कर लिया है, हम्बनटोटा को, श्रीलंका का। तो वहाँ की जो फाइनेंशियल कंडीशन है श्रीलंका का, वो बहुत ही दयनीय हो गई है। एक प्रकार से वो चाइना का गुलाम बन गया है। तो वैसा ही अगर भारत में भी यह स्थिति ना आए, इसलिए बजट को तौर तरीके से खर्च और व्यय करना बहुत ज़रूरी होता है। और प्रति व्यक्ति आय भी बहुत इम्पोर्टेंट है। हर पर्टिकुलर व्यक्ति यहाँ का अच्छे से अपना योगदान देगा, तभी भारत में टैक्सेशन हो सकेगा और भारत का राजकोषीय इनकम आएगा। हम लोग अच्छे खासे वेल और अमीर जैसे देश कहलाएंगे, डेवलपिंग से डेवलप्ड कंट्री के अंतर्गत आ जाएंगे। बजट घाटा और घाटा अधिशेष। बचत नीति। यदि सरकार सजग रूप से अपने व्यय को प्राप्त हो की तुलना में कम करके रखे, इस नीति को अधिशेष बचत नीति कहते हैं। थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक हो गया। इसका मतलब मैं बताना चाहूँगी, अधिशेष बचत नीति के अंतर्गत क्या होता है। आपने सोचा कि 5,000 में घर का सामान भरना है, चावल, आटा, दाल, सब्जी, ये सब लाना है 1 महीने का, ठीक है। चलो 5,000 नहीं, 10,000 में आपको घर का सामान भरना है और सामान में ये सब चीज़ें लाना है और 1 महीना चलाना है। तो आप क्या करेंगे, 10,000 के बदले 8,000 में ही काम चला लेंगे और 2,000 का बचत कर लेंगे। तो यहाँ पे भी वही है, सरकार क्या करती है, जितना का व्यय रखे रहती है उससे कम खर्च में भी वो क्या बोलते हैं, एजुकेशन में, शिक्षा में या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर में, रोजगार में, निवेशों में इन्वेस्ट कर सकती है और कुछ बच जाए वो पैसा, वो क्या कहलाएगा, अधिशेष बचत नीति कहलाएगा। इसी तरीके से घाटे की नीति। यदि सरकार संयुक्त रूप से अपने व्यय को प्राप्त करे और तुलना से अधिक बनाकर रखे तो इस नीति को घाटे की नीति कहते हैं। मीन्स अगर आपने सोचा घर का ही खाना खाना है, 10,000 में चलाना है, लेकिन आप जा रहे बाहर में रेस्टोरेंट में खाने, तो अलग से आपका 10,000 का और बिल बन रहा है, तो इसको हम कह सकते हैं घाटे की नीति। आपका एक्स्ट्रा 10,000 और खर्च हो रहा है। सरकारी बजट की कुल आय, राजस्व खाते की आय, पूंजी खाते की आय व्यय से अधिक हो तो अधिक को बजट अधिशेष कहते हैं। इसी तरह सरकारी बजट का कुल व्यय राजस्व घाटे में आय और पूंजी के खाते में व्यय में कुल आय और राजस्व के खाते का आय, पूंजी के खाते का आय से अधिक हो तो यह अधिक बजट
घाटा कहलाता है। व्यवहार में दुनिया भर सरकारें में अधिशेष वाला बजट पेश नहीं करती। अधिशेष वाला कोई भी पेश नहीं करता है बजट, गवर्नमेंट के थ्रू। हमारे यहाँ भी नहीं हुआ है। आप यहाँ अपने घर में भी देखोगे, एक प्रकार से एक लिस्ट बनाओगे तो उसमें भी अगर आपका एक्स्ट्रा सेविंग हो रहा है तो उसको आप नहीं इंक्लूड करते हो, नहीं बताते हो, वो कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर देते हो, किसी और चीज़ में लगा देते हो उस पैसे को। सरकारों के विकास के प्रति उदासीनता का प्रतीक माना जाता है। सरकार इस तरीके से करती है, कुछ पैसे बच रहे हैं उसको पब्लिक के सामने नहीं लाती है, तो ये एक प्रकार का उदासीनता है। राजनीतिक हथियार के रूप में सरकार ऐसा बजट ला सकती है। उदाहरण के लिए 2006 और 2007 का उत्तरांचल का बजट एक अधिशेष बजट था। उत्तरांचल में बजट 2006 और 2007 में पेश किया गया था, जितना का बजट था उससे कम में खर्च किया गया था। वहाँ कोई सरकार किसी विकासशील राज्य का अधिशेष का बजट कैसे ला सकती है, जबकि विकसित देशों में विकास की जरूरत होती है और वहाँ घाटे के बजट आ रहे हैं। कोई सरकार किसी विकासशील राज्य में अधिशेष का बजट कैसे ला सकती है, जबकि विकसित देशों में भी विकास की जरूरत होती है और वहाँ घाटे के बजट आ सकते हैं। यहाँ ये समझाना चाह रहा है कि सरकार विकासशील राज्य में अधिशेष के बजट आ रहे हैं, यानी कि उन्होंने बहुत ही अच्छे से मैनेजमेंट के साथ राज्य को चला रहे हैं। और विकसित देशों भी विकास की भी जरूरत होती है। मीन्स यहाँ पे ऐसा बोल रहा है कि यहाँ पे कंजूस फैमिली को देख लो और एक बहुत ज़्यादा खर्चीले फैमिली को देख लो। कंजूस फैमिली के अंदर क्या देखोगे, उन के पास पैसे बचे हुए रहते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें बाहर जाके एक्स्ट्रा चीज़ खरीदते नहीं है, एक्स्ट्रा चीज़ खाते नहीं है, यानी फालतू चीज़ों में उन्हें खर्च करते ही नहीं है। उनके पास पैसे रहते हैं फिर भी। और जो खर्चीले लोगों को मैं देखोगे, आजकल तो ये चारवाक ज़िंदगी बहुत ज़्यादा जी रहे हैं बाहर के लोग, उनके जेब में 1 रुपया नहीं रहेगा, लेकिन कहीं ना कहीं से 1000-2000 का खर्चा कर ही डालते हैं। और ये चीज़ अच्छी बात नहीं है, ये एक प्रकार से माइनस में जाना है और इससे गलत चीज़ें प्रभाव पड़ती है, हमारा इकोनॉमी पूरा अनस्टेब्लिश हो जाता है। भारत में केंद्र सरकार के बजट को अभी भी एक अधिशेष बजट के रूप में पेश नहीं किया गया है। मैंने अभी ये बताया था कि सरकार अभी तक अधिशेष बजट कभी पेश नहीं करती है। 1930 में अमेरिका में सार्वजनिक वित्त के क्षेत्र में शब्द घाटे की वित्त व्यवस्था का इस्तेमाल किया गया था। 1930 में अमेरिका में घाटे की वित्त व्यवस्था का शब्द इस्तेमाल किया गया था। कॉर्पोरेट सेक्टर भी कर रहा है, आज इसका इस्तेमाल कॉर्पोरेट सेक्टर भी कर रहा है। व्यावसायिक रणनीति के तहत किसी कंपनी का वित्तीय प्रबंधन इसका इस्तेमाल भी कर सकता है। किसी बीमार कंपनी को कई साल तक घाटे की वित्तीय व्यवस्था का रास्ता अपनाना पड़ सकता है ताकि वह खतरे के निशान से ऊपर आ सके, यानी नुकसान से वह बच सके। घाटे की नीति का बजट इसलिए सामने लाने की कोशिश करते हैं, जितना का आपका व्यय है उससे ज़्यादा खर्चा होता है। और ये ऑब्वियसली हमेशा हमारे गवर्नमेंट में ये चीज़ आया ही है, क्योंकि बहुत बड़ा क्राउड है, भारत को जानते हो खरबों वाला देश है, 100 करोड़ का देश है, तो यहाँ पे खर्चा भी बहुत ज़्यादा होता है। जितना का व्यय बनाते हैं उससे अधिक का खर्चा हो जाता है। तो एक प्रकार से भारत को हम घाटे की नीति वाला बजट कह सकते हैं, देश कह सकते हैं। अपना नुकसान भरने के लिए क्या करते हैं, बीमार कंपनी है जो बहुत घाटे में चल रही है, कई साल तक घाटे की वित्तीय व्यवस्था का रास्ता अपनाती है ताकि वो खतरे से ऊपर उठ सके। यानी कि कम का बजट बनाएगी लेकिन उसको ज़्यादा खर्चा होता है, फिर कम का बनाएगी फिर ज़्यादा खर्चा होता है, तो इस तरीके से वो नुकसान से ऊपर उठ सकती है। सब्सक्राइब टू माय चैनल संतोषी ट्यूटर, प्रेस द बेल आइकॉन। थैंक यू।